दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार, दमदार और मज़ेदार MCQS सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों। आपके ही जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और VLW जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हमारा टारगेट क्या रहेगा कि पहला एक क्वेश्चन होगा, इसमें जो है वो पूरा क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी जाएगी। मतलब पूरा क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन अगर पढ़ा तो फिर उसके साथ में आंसर बताने के साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए ये एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं SSC के, सेक्शन ऑफिसर का हुआ है, सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल, SSC सब इंस्पेक्टर का हुआ है, SSC CGL टायर 1, SSC CPO 2005, तो उसके अलावा दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है। देखिए स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेल्फ गवर्नमेंट होता है स्वराज का मतलब, और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब यही हुआ। अब ये बोलता है कि कौन से सेशन में ये हुआ। देखिए अब पूर्ण स्वराज के थ्रू क्या हुआ कि जितने भी कांग्रेसमैन थे, कांग्रेसमैन ने क्या काम किया कि लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि भाई पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में उनको इंसाइट करना शुरू कर दिया, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि पूर्ण स्वराज जो है वो आपकी जो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन में जो है वो इसका मकसद पूरा हो गया था पूर्ण स्वराज का। इसको जो है वो 19 दिसंबर, आप डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1929 में जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब इसको जो है वो 19 दिसंबर 1929 पे, 1929 में जो है वो ये एक इसकी डिमांड जो है वो पूरी हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गो बैक टू वेदास, ये कॉल किसने दी थी। देखिए गो बैक टू कॉल जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दो ही हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन हम मान के चल, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो 2 फरवरी 1824 से लेकर 3 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1883। ठीक है, 30 अक्टूबर 1883 के बीच में उनका जो टाइम पीरियड चला था। उसके अलावा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो एक रिफॉर्मर थे हिंदू रिलीजन के। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या काम किया था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे वो। ठीक है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे वो। उसके अलावा आइडल वर्शिप के खिलाफ भी थे वो। और उन्होंने जो है वो ये बताया था कि भाई एक ही गॉड है, उसकी एक ही गॉड की जो है वो इबादत करनी है, एक ही गॉड की जो है वो पूजा करनी है। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसमें क्या बताया है कि भाई परमानेंट सेटलमेंट, जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट क्या होता है। देखिए परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट एक समझौता हुआ था दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक समझौता या एग्रीमेंट इसे आप कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदार्स के बीच में। ठीक है, ज़मींदार्स के बीच में, इसे आप बोलते हैं परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। अब ये जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। देखिए आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। हिस्ट्री में क्या हुआ था कि जितने भी जो मुग़ल एम्पायर होते थे वो क्या रखते थे, वो दीवान रखते थे। एक बंदे को, एक इंसान होता था दीवान, एक रेवेन्यू कलेक्टर होता था। ठीक है, उसी को जो है वो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स होते थे दीवान को।
तो दीवान क्या करता था कि वो रेवेन्यू कलेक्शन पे रखा गया था तो उसको कुछ अमाउंट जो है वो उसमें से मिलता था, ठीक है। अब हुआ ये कि अब आप जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, BOB, बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ 1764 में, तो तब क्या हुआ दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो दीवानी राइट्स हुए। अगेन अगेन आई रिपीट कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो दीवानी राइट्स कब मिले? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। तो वो डेट क्या थी? 1764 में। तो 1764 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले, तो दीवानी राइट्स मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया कि अब उनको परेशानियां आने लगी, उनको लोकल गवर्नमेंट लोगों के बारे में पता नहीं चलने लगा, और जो लैंड का जितना भी रेवेन्यू आता था उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा वो वाकिफ़ नहीं थे। फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी इस मतलब जो भी आप उनका रेवेन्यू जनरेट होता था लैंड्स के थ्रू या उसके उन चीज़ों के थ्रू। तो फिर क्या हुआ कि जितने भी ज़मींदार्स थे, ठीक है, ज़मींदार्स के साथ उन्होंने एक तरह का समझौता किया, एक जो है वो उन्होंने एक मतलब उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। वहाँ पे जो भी जितने भी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स के साथ, ठीक है, ज़मींदार के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अब इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब इंट्रोड्यूस किया तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि ज़मींदार्स को कितना परसेंट मिलता था? 11% मिलता था टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में से, और बाकी जो 89% जो है वो गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है। 89% जो है वो गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रॉबर्ट क्लीव कौन थे, उनने क्या काम किया था, किस चीज़ के लिए मशहूर थे, वेल्सले किसके लिए थे, क्या किस चीज़ के लिए फेमस थे, भाई हेस्टिंग्स किसके लिए फेमस थे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं द सिस्टम ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट, ठीक है, इलेक्ट्रेट किसने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया था? देखिए सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट का मकसद ये था कि मुस्लिम को जो है वो मुस्लिम अपने मुस्लिम को जो है वो वोट करने चाहिए, यानी कि मुस्लिम अपने मुस्लिम्स को है वो, मतलब ये एक तरह का ब्रिटिशर्स का क्या मकसद था कि हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी दोस्तों उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि मुस्लिम जो है वो अपने मुस्लिम को जो है वो क्या चूज़ करेगा, वोट करेगा। उससे क्या हुआ कि एक तो कुछ जो बड़े बड़े मतलब काफ़ी रिनाउंड पॉलिटिशियंस थे मुस्लिम, उनको लालच आ गई कि चलो भाई ठीक है, इस चीज़ का हमें भी फ़ायदा होगा कि हम भी मिनिस्टर्स बनेंगे, और ब्रिटिशर्स को फ़ायदा क्यों ना होता अगर डिवीज़न होती हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में, तो उनको तो ऑब्वियसली उनका मकसद ही वही था, ठीक है। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये एक कम्युनल इलेक्टोरेट क्या था कि एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसे आप क्या कहेंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट इसे आप कहेंगे। अब ये जो है वो क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो जो है वो, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को फादर कहा जाता है, फादर कहा जाता है किसका? कम्युनल इलेक्टोरेट का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, लॉर्ड मिंटो इज़ नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अब ये इससे क्या हुआ कि अब इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये बताया जा रहा है कि द सिस्टम ऑफ, अब किस से जो है वो ये इंट्रोड्यूस हुआ था? तो भाई आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स जो हुए थे, हाँ, 1909 में जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स हुए थे उनके थ्रू जो है वो, अब ये मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स क्या थे? ये इंडिया काउंसिल एक्ट, ICA, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को ही हम जो है वो क्या बोलते हैं? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है अब इसका क्या मकसद था दोस्तों कि देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था ना, तो उसके तहत क्या हुआ कि उसने इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू द ठीक है, टू कंपोजिशन एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। बोलते हैं मोंटेक क्लेमफोर्ड रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो मोंटेक क्लेमफोर्ड रिफॉर्म का मतलब ये हुआ, ये तो इसका आंसर हो गया ना मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, लेकिन मोंटेक क्लेमफोर्ड मतलब का क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एक बेसिस था किसका?
बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। तो इसको मोंटेक क्लेमफोर्ड रिफॉर्म को जो है वो कब पब्लिश किया गया था? जुलाई 18, 1918, ठीक है, ओके। उसके बाद मोंटेक जो है वो, अब इसके अलावा और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मोंटेक क्या है वो सेक्रेटरी टू द स्टेट था और क्लेमफोर्ड क्या था? वाइस रॉय था। अब इन्होंने जो है वो एक नया डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। 1919 में, 1919 में इन्होंने, मोंटेग और क्लेम्सफोर्ड ने एक डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो उससे क्या हुआ कि मतलब प्रोविंसेस को डिवाइड किया, गवर्नमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में, ठीक है। लाइक जैसे कि कुछ लोगों को जो है वो मतलब गवर्नर बनाया और कुछ को मतलब प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बनाया गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आप क्या जानते हैं? आप ये, क्योंकि ऑप्शंस हैं तो भाई ऑप्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1935 क्या था? माइलस्टोन क्या था? टू कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये इनका मकसद था कि जो ब्रिटिशर्स थे, इनका मकसद ये था कि भाई ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, माइलस्टोन टू कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल, तो इंडियन गवर्नमेंट को, रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। अब इसमें क्या था दोस्तों कि एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था 321 सेक्शंस का, याद रखिएगा दोस्तों, आप ये कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। 321 सेक्शन का था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जिसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो इसने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हेल्प से, और एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ, इसने जो है वो डिमोलिश किया दोस्तों, किसको? डायरकी को जो 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आई थी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी 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 साल्ट सत्याग्रह? तो देखिए, अब इसमें क्या है दोस्तों कि साल्ट सत्याग्रह एक मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, जिसको इनिशिएट किया था हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। अब ये किस लिए साल्ट सत्याग्रह किस लिए किया था कि साल्ट जो था ना, साल्ट टैक्स को एबॉलिश कराने के लिए दोस्तों, इस चीज़ को जो है वो इन्होंने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये मास मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी। अब इस पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ निकाला दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ निकाला था कि जो साल्ट मतलब साल्ट होता है, कि साल्ट का टैक्स भी जो है वो लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 12 मार्च 1930 को जो है वो ये इन्होंने स्टार्ट किया साल्ट सत्याग्रह। इसे आप मतलब साल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मकसद क्या था? जो साल्ट सत्याग्रह था, इसका मकसद ये था कि जो रायतवाड़ी एरियाज थे वहाँ पे जो है वो नॉन पेमेंट रेवेन्यू, ठीक है, नॉन पेमेंट रेवेन्यू होना चाहिए कहाँ पे? रायतवाड़ी एरियाज में। उसके अलावा बोलता नो चौकीदार टैक्स पेमेंट इन जमींदार, ठीक है। उसके अलावा एक और था, बोलता वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इन सेंट्रल प्रोविंसेस। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो रिपील ऑफ साल्ट सत्याग्रह इसका आंसर है। उसके बाद पूर्ण स्वराज के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एसएससी दिल्ली एसएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में आया है। अब देखिए, व्हाट डिड ज्योति फूल सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। अब सत्यशोधक समाज का मकसद क्या था? क्या ये क्या चीज़ थी? तो ये, इसको आप क्या बोलते हो दोस्तों? ट्रुथ सीकर सोसाइटी आप इसे कहते हो दोस्तों, ठीक है। अब ये एक रिफॉर्म था जिसको ज्योतिबा फूल ने, ज्योतिबा JYOTIBA ज्योतिबा फूले ने पुणे में जो है वो फाउंड किया था। कब इसको स्टार्ट किया था? 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसको इनिशिएट किया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसका मकसद ये था कि सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट्स और एजुकेशन जो है वो उसको मतलब जितने भी अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं उन लोगों तक जो है वो, उनको जो है वो थोड़ा सा ऊपर लाया जाए। या इसी तरह से जो वुमेन थी, औरतें थी, या पीजेंट्स थे, या दलित्स थे,
तो उनको जो है वो उनको थोड़ा सा ऊपरी चीज़ की तरफ लाया जाए, इसलिए एक मिशन था उनका, एजुकेशन, सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, जिस तरह जितने भी थे उनको जो है वो इक्वल पे लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या थे कि यहाँ पे सेविंग लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रेटिकल ब्राह्मण्स एंड दियर, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर, ये इसका आंसर जो है वो यही है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने जो स्टार्ट किया था, इनका मकसद ही यही था कि भाई जो लोअर कास्ट लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उन लोअर कास्ट लोअर कैटेगरी के लोगों को जो है वो ये सारे एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल राइट्स जो है वो मिले। इन विच द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी जी मेक फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गांधी जी ने कब कौन सी मूवमेंट के थ्रू क्या किया था दोस्तों, हंगर स्ट्राइक एज वेपन यूज़ किया था। देखिए, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक जो हुई थी दोस्तों, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक में गांधी जी ने जो है वो इसको क्या किया था, एज हंगर स्ट्राइक, मतलब हंगर स्ट्राइक को एज वेपन उनने यूज़ किया था और उनने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। अब यहाँ पे जो भी वर्कर्स थे टेक्सटाइल मिल्स पे, जो अहमदाबाद के वर्कर्स थे, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा काम मतलब उनको बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और उनके काम के बरकस में उनको जो है वो कम पैसा मिलता था। इसके अलावा उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता था। ठीक है, अब ये एक डिस्प्यूट था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, जिसमें डिस्प्यूट वर्कर और मिल ओनर्स के बीच में था। ठीक है, अब गांधी जी ने जो है वो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल मिल के अहमदाबाद में, उनने इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, अपने इकोनॉमिक जस्टिस के लिए फ़ाइट किया। तो लेकिन जो उनके ओनर्स थे, उन्होंने जो है वो उनका फ़ायदा उठाते गए और उन पे जो है वो उनका कोई मदद नहीं की। ठीक है, इसका आंसर है ये ऑप्शन सी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मकसद था, सिंपल में आपने याद रखना है कि जो बाइकॉटिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि कोर्ट थे, गवर्नमेंट सर्विसेज थे, फॉरेन गुड्स थे, इसी तरह से अलग अलग चीज़ें जो है वो उनको टोटल बाइकआउट करने का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। रॉबर्ट सत्याग्रह, तो रॉबर्ट सत्याग्रह क्या एक लॉ जो है वो पास हुआ था दोस्तों इम्पेरियल लेजिस्लेचर काउंसिल में, जहाँ पे मार्च 1919 में। ठीक है, अब ये जो है वो इसका मकसद रॉबर्ट सत्याग्रह क्या था कि देखिए, एक लॉ इम्पेरियल लेजिस्लेचर में एक पास हुआ था 1919 में, उसके थ्रू जो है वो ब्रिटिशर्स ने ये लॉ निकाला था कि कोई भी किसी भी बंदे को आप बिना पूछे बिना पकड़े जो है वो आप जेल में डाल सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी ट्रायल आप उसमें डाल सकते हो। अब गांधी जी ने जो है वो इस पे ऑब्जेक्शन की, तो उस ऑब्जेक्शन का नाम क्या दे दिया, रॉबर्ट सत्याग्रह रॉबर्ट सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह क्या था, ये इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में 2 बार पूछ चुके हैं। उसके बाद सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, देखिए सती को जो है वो किसने प्रोहिबिट किया था। देखिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सती, देखिए सती, सबसे पहले तो मुझे एक आपको ये चीज़ बतानी चाहे कि जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने जो है वो सती के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय को लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी हेल्प की थी। किस चीज़ के लिए, ताकि मतलब एक तो पॉलीगेमी को अबॉलिश करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉलीगेमी को अबॉलिश करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अबॉलिश करने के लिए, या इसके अलावा दोस्तों जो आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है सती, तो सती को प्रोहिबिट करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए दोस्तों, ये जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की हेल्प की थी। अब राजा राम मोहन राय जो है वो कब पैदा हुए थे, राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 को उन्हें जन्म दिया था। तो 7 सितंबर 1833 में उनका देहांत हो गया था। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा, बाद में जो ब्रह्मो समाज बनी, ब्रह्मो सभा, ठीक है, ब्रह्मो सभा जो है वो 1828 में फाउंड की,
और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि राजा राममोहन राय को जो राजा का टाइटल जिसने दिया था वो कौन था? अकबर सेकंड, जो मुगल बादशाह अकबर सेकंड था। ठीक है, अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल जो है वो दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। देखिए साइमन कमीशन को बनाया गया था किस चीज़ के लिए? साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू, इसका है आंसर फिटनेस फॉर इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। देखिए साइमन कमीशन, तो पहली चीज़ आपको बतानी चाहिए कि ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी जिसको हेड किया था सर जॉन साइमन में, जिसमें 7 इंग्लिशमैन उनके साथ थे। ठीक है, तो 7 आई थिंक 7 फरवरी नहीं फरवरी 3 फरवरी 1928 में जो है वो इसको क्या किया गया था दोस्तों? स्टार्ट किया गया था। अब इसका क्या मतलब मकसद था? ये इंक्वायर करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट वाज सेट अप टू इंक्वायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो ये साइमन कमीशन इसलिए बनाई गई थी ताकि वो इंक्वायर करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अच्छी तरह से कि उसके प्रॉपरली उसके थ्रू काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, which of the following pair contributed significantly to integrate the princely states into union? देखिए इसका आंसर है सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। सरदार पटेल एंड वीपी मेनन ने इस चीज़ के लिए जो है वो मतलब कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा चुका है एसएससी में। ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती क्या था? देखिए दोस्तों, ये एक बच्चे बच्चे के मुंह पे होना चाहिए। ये नाम था उनका मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम जो है वो क्या था? मूल शंकर था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था किस लिए? अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई स्वदेशी मूवमेंट जो थी उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्यों और किस लिए? देखिए एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब स्टार्ट हुआ, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है वो इस चीज़ के इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ और बाइकॉट अगस्त 7, याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त 7 1905 में एक बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, तो एक मीटिंग में कलकत्ता में जो हुई थी, तो इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोटेस्ट इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मैंने लिखे हैं। तो भाई दादा भाई नारोजी जो है वो पहले हिंदुस्तानी थे जिनको जो है वो इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन भी जो है वो उनको कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा दादा भाई नारोजी अनऑफिशियल एम्बेसडर थे इंडिया के। उसके अलावा उन्होंने सर्व्ड एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब उसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? मॉडरेट थे दोस्तों। ठीक है, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे और ऑफ कोर्स मॉडरेट थे। उसके बाद है दोस्तों, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सीज टू वर्क एंड इंडिया वाज कम्प्लीटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आंसर दोस्तों आएगा, क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। 1858 में ये चीज़ हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अपना काम कंटिन्यू किया था एंड इंडिया वाज कम्प्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश। और इंडिया इनको जो है वो कम्प्लीटली अंडरटेक किया था 1858 में। 1857 की बगावत के बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो इसका आंसर है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली आपका नाम सुना होगा, सुना लग रहा होगा आपको। तो क्लेमेंट एटली तब प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड की
इंग्लैंड की जब क्या हुआ था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ए ओ ह्यूम को जो है वो फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इंग्लिश इन इंडिया। तो कौन ऐसे मतलब कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंग्लिश जो है वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे हमारे इंडिया में। तो ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों। तो माफ़ कीजिएगा। इसका आंसर आ गया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद देखिए बहुत जगह ये बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे से पढ़िएगा, धीरे से अच्छी तरह से देखिए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट नीचे करूँ बात दोस्तों, व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली को हिंदुस्तान की कैपिटल कब जो है वो डिक्लेयर किया गया? देखिए दिसंबर 12 1911। ठीक है, दिसंबर 12 1911 को दिल्ली को जो है वो एज कैपिटल ऑफ इंडिया करार कर दिया गया था। ये कैपिटल जो है वो इंडिया की पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से जो है वो दिल्ली इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था एज कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। देखिए वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस कौन थी? ठीक है, इंडियन कांग्रेस फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस कौन थी? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सरोजिनी नायडू थी, क्या थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। लेकिन अगर ओवरऑल में बात की जाए तो मिस एनी बीसेंट जो है वो फर्स्ट यूरोपियन वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। और सरोजिनी नायडू को क्या रखा गया था? एज प्रेसिडेंट। ठीक है, एज फर्स्ट सिटिंग प्रेसिडेंट। उसके बाद मिस नेली सेनगुप्ता कौन थी? मिस नेली सेनगुप्ता दोस्तों तीसरी एक प्रेसिडेंट थी, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद अरुणा आसफ अली कौन थी? ये भी एक फ्रीडम फाइटर थी। आई थिंक 1888 से लेकर 1953 के बीच में इनका टेन्योर रहा है। तो अरुणा आसिफ अली जो है वो अरुणा आसिफ अली जो है वो एक फेमस हुई थी, फ्लैग को होइस्ट कर इन्होंने किया था ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, बम्बई में। तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में के पास झंडा जो है वो फहराया था। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी फ्रीडम फाइटर मानी जाती हैं दिल्ली की ओर। और ये अरुणा आसफ अली दिल्ली की फर्स्ट मेयर। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली दिल्ली की फर्स्ट मेयर कही जाती थी। उसके बाद हु इज़ जनरली एक्नॉलेज एज पियोनर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने जो है वो स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड मेयो ने हमारे इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। अब इसका मतलब क्या था कि लोकल जो सेल्फ हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और वो इस तरह से चलेगा सिस्टम। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों इसके टाइम पे जो है वो मेयो के टाइम पे पासेज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ था 1872 में। उसके बाद मेयो मेयो कॉलेज लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज अजमेर में जो है वो एजुकेशन के लिए ओपन किया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों MCQs थे। इनकी आप जो है वो इनके नोट्स बना सकते हैं। इन नोट्स इनकी PDF जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जो है वो आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम पे आपको ये PDF ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और इसके साथ में हमारे साथ ट्यून्ड रहें। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के साथ हमारी ये शेयर करें ताकि हमारा भी सपोर्ट हो और बाकी आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो।